दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीटी केमिस्ट्री में। मैं भारती त्रिपाठी आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि चैनल का नाम है बीटी केमिस्ट्री, तो यहां आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी जेईई मेंस और नीट के लिए। तो चलिए आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। हम आपको इस पूरे चैप्टर की थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ आपको सवाल भी कराएंगे, और वो जो प्रश्न होंगे वो जेईई मेंस और नीट में पूछे गए प्रश्न होंगे। और हम इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्रश्न देंगे, आप उनका जवाब कमेंट में हमें दे सकते हैं, लेकिन उस सवाल को हल करने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर तत्वों के आवर्ती गुणधर्म। तो जैसा कि हमें पता है कि जो यौगिक होते हैं वो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, और जो तत्व होते हैं वो अणु से मिलकर बने होते हैं, और जो अणु होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अर्थात ये जो तत्व है, ये तत्व का सबसे छोटा कण कौन है? परमाणु है। अर्थात तत्वों को पढ़ने के लिए हमको परमाणु का नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ देखिए हमने एक चित्र परमाणु का बनाया हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पर देखिए प्लस लिखा हुआ है, और इसे हमने बताया है कि ये क्या है? नाभिक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ पर हमने प्लस क्यों बनाया? क्योंकि देखिए जो नाभिक होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो बताइए ये घर किसका है? ये घर किसका है? प्रोटॉन का है। प्रोटॉन अर्थात किसका है? प्लस का है, इसलिए हम नाभिक को प्लस से दर्शाते हैं। तो ये तो बात हुई परमाणु को दर्शाने की। अब बात आती है कि तत्वों का हम आवर्ती गुणधर्म कैसे पढ़ें। तो जैसे जैसे हमें तत्व नए नए मिलते गए, वैसे वैसे उनके गुणधर्मों को पढ़ना हमारे लिए कठिन होता गया। अब इस कठिनाई को दूर करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने तर्क दिए, जिसमें में से कुछ वैज्ञानिकों के तर्क परमाणु के भार के अनुसार उन्होंने तत्वों को बांटना शुरू किया, जो कि ज्यादा सफल नहीं था। उससे कुछ ही तत्वों का हम वर्गीकरण कर सकते थे, सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते थे। तो एक चमत्कारी प्रयोग हमारे मोजले जी ने किया। उन्होंने एक्स किरणों के प्रयोग के पश्चात एक तत्व के सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म, उसके परमाणु क्रमांक का पता लगाया। अब बात आती है कि आखिरकार ये परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु क्रमांक होता है वो नाभिक के आवेश की संख्या के बराबर होता है। उन्होंने क्या कहा, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। नाभिक आवेश की संख्या तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। अर्थात अब ये बताइए आप कि जो नाभिक है, इस नाभिक में कितने आवेश हैं? तो आपको पता होगा नाभिक में तो दो ही लोग हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, जिसमें में से एक के पास तो आवेश है, इसके पास क्या कोई आवेश है? नहीं है। अर्थात जो परमाणु क्रमांक होगा वो किसके आवेश के बराबर होगा, मतलब किसकी संख्या के बराबर होगा। उन्होंने क्या कहा, क्रमांक का अर्थ होता है संख्या, कि जो नाभिकीय आवेश की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और नाभिक का जो आवेश संख्या है वो केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा? प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के कारण कोई भी आवेश नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ अब ये कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पे देखिए कुछ हमने ये भी लिखा है कि, या हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमने इसे कैसे कह दिया? तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9th 10th में कि जो परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं। अब परमाणु उदासीन क्यों होते हैं?
तो एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है माइनस। अगर किसी परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो टोटल चार्ज होगा प्लस और माइनस कट के क्या आ जाएगा, शून्य, अर्थात कि उदासीन। अब मान लीजिए जैसे दो प्रोटॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन भी होगा, जिसके कारण इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, शून्य। तो अगर परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है तो वो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या के बराबर होगा। तो जब परमाणु क्रमांक के बारे में पता चला तो हमने तत्वों को इस प्रकार से प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। तो हमने क्या लिखा, ZXM, जहां Z का अर्थ होता है परमाणु क्रमांक और X का अर्थ होता है वो तत्व जिसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, और A का अर्थ होता है द्रव्यमान संख्या। हमने आपको परमाणु क्रमांक के बारे में तो बता दिया। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस तत्व के पास 20 प्रोटॉन या 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए बात आती है द्रव्यमान संख्या की। तो हम बता दें कि इस पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में निहित होता है, अर्थात पूरे परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के द्रव्यमान के ही बराबर होता है। और नाभिक में कौन कौन होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और वही हमने यहाँ पर लिखा है कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ देखिए आपके लिए एक सवाल था, जैसे लिखा है कि तत्व 9F19 में प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या बताएं, तथा न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। तो चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। तो हमने लिखा 9F और 19। अगर हम ZXA से इसकी तुलना करें तो Z बराबर है यहाँ पे क्या आया 9, और Z को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। यानी पहला आंसर तो हमारा बड़े आसानी से आ गया कि भैया यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो हमारा जवाब हो गया 9। अब बात आती है न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे पता करें। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप इस द्रव्यमान संख्या में से अगर प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या। अब हम जानते हैं कि ये जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और ये जो हमारा द्रव्यमान संख्या है वो कितना लिखा हुआ है, दिया हुआ है 19, और इसमें जो परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी है 9। तो बची हुई संख्या किसकी होगी, न्यूट्रॉनों की। तो बताइए 19 में से अगर 9 प्रोटॉन है तो बताइए कितने न्यूट्रॉन होंगे, 10। तो इसको हम ऐसे समीकरण की तरह हल कर सकते हैं कि n बराबर 19 माइनस 9, और यहाँ आपका n का मान कितना आ गया 10। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 9 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 10 है। अब आप ऐसे इस समीकरण को न करने के जल्दी से अगर आपसे कोई ऐसे तत्व को दे दे तो आप सीधा अगर प्रोटॉनों की संख्या पूछे तो यही है और न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे तो इस संख्या में इसको आप क्या करें, सीधा घटा के आपका आंसर आ जाएगा। जैसा हमने अभी आपको परमाणु क्रमांक के बारे में बताया और हमने बताया आपको कि परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि उस तत्व के पास कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब बात हमने यहाँ तक आपको समझाई कि परमाणु क्रमांक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उस तत्व के पास वो कहाँ पर है, तो भैया आपको हम बता दें इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई सिक्योरिटी में रहते हैं। देखिए परमाणु होते हैं और परमाणु के अंदर आपको कोष मिलेगा।
कोश के अंदर आपको उपकोश मिलेगा और उपकोश के अंदर आपको कक्षक मिलेगा और उस कक्षक में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि हम अगर किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पता लगाना चाहें तो वो पता लगाना आसान काम नहीं है। पहले हमको उसके कोश के बारे में पता होना चाहिए, उपकोश के बारे में पता होना चाहिए और कक्षक के बारे में पता होना चाहिए। अब आप तो अभी केवल परमाणु के ही बारे में जानते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि कोश किसे कहते हैं, उपकोश किसे कहते हैं और कक्षक किसे कहते हैं। तो हमने अभी जो आपको एक चित्र बनाया था परमाणु का, हमने ये नाभिक बनाया था, उसकी चारों ओर एक हमने ऐसी रेखाएं खींची थी और हमने बताया इसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये जो कोश होता है ना, इसी रेखा को ही हम कोश कहते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया कि नाभिक के, ये देखिए नाभिक है ना, तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। और ये जो कोश होता है ना, ये जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग, तो भाई कोई बिल्डिंग अगर बना है तो इसमें कई फ्लोर होंगे और कई फ्लोरों में कई क्या होंगे, कमरे होंगे। तो ये जो मकान हुआ इसे हम कहेंगे कोश, और ये जो कोश है वो किससे मिलकर बना हुआ है, कई फ्लोर से, तो उस फ्लोर को हम कहते हैं उपकोश। और ये जो उपकोश होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कक्षकों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ने के लिए अर्थात वही बात हुई कि इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए। जैसे कोई हमसे पूछे कि भैया आप कहाँ रहते हैं, तो हम कहेंगे हम 221508, पिन कोड है हमारा 221508। तो आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंडिया के उत्तर प्रदेश प्रयागराज सैदाबाद के रहने वाले हैं। तो उसी प्रकार किसी भी इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी को पता करने के लिए हम एक भौतिक संख्या का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं क्वांटम संख्या। यानी कि क्वांटम संख्या वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉन का पूरा पता बताती है। तो अब हम चलते हैं, आपको पढ़ाते हैं क्वांटम संख्या। तो हम आपको बता दें यहीं पर कि जेईई मेंस में हर 2 साल में एक बार क्वांटम संख्या से रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वांटम संख्या। तो जैसा हमने आपको बताया कि जो क्वांटम संख्या होती है वह ऐसी संख्या होती है जो इलेक्ट्रॉन को पूरी परिभाषित करती है, मतलब उसका पूरा पता बताती है। पूरा पता बताने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, किस उपकोश में है, उसका चक्रण कैसा है, उसका कोणीय संवेग कैसा है, ये सब बताने के लिए हम क्वांटम संख्या का प्रयोग करते हैं। तो ये जो क्वांटम संख्या होती है ये 4 प्रकार की होती है। यही चारों प्रकार हम पढ़ लेंगे तो हम कुछ पुराने आए हुए सवाल हम आसानी के साथ लगा लेंगे। तो वो चारों क्वांटम संख्याएं हमने यहाँ पर लिखी हुई है। पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा द्विगंशी या कोणीय क्वांटम संख्या, और तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा चक्र क्वांटम संख्या। तो चलिए हम एक एक करके इन चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले से। तो हमारा पहला जो क्वांटम नंबर है वो है मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये हमें किसके बारे में बताता है, कोश। किसके बारे में बताता है ये, कोश के बारे में। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि ये परमाणु में उपस्थित कोशों, या देखिए कोश को कभी कभी पूछ सकता है मुख्य ऊर्जा स्तर बताइए। तो मुख्य ऊर्जा स्तर कौन सा नंबर बताएगा आपका, n। आप देखेंगे कि वहां n का मान क्या है, तो वही उसका क्या होगा, मुख्य ऊर्जा स्तर। अब देखिए यहाँ हमने एक बात लिखी हुई है कि यह परमाणु के आकार से संबंधित है। तो देखिए कैसे संबंधित है। तो हमने बताया था कि परमाणु में क्या होता है, ये नाभिक। अब ये जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोश। तो देखिए हमने ये पहला कोश बनाया।
अब ऐसे मान लीजिए जैसे हम दूसरा कोष बनाएंगे तो आप देखिए जैसे जैसे हम कोष को बना रहे हैं वैसे वैसे परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो मतलब ये जो कोष हैं ये किससे संबंधित है, परमाणु के आकार से संबंधित है। तो यहाँ देखिए n इज इक्वल टू 1 2, जैसे मान लीजिए और कई कोष होंगे तो ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे कि भैया 4 कोष हैं n का मान। देखिए पहले इसको हम कहते थे k l m और n। अब आपको तो पता है कि इस कोष में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम आपको ये बता दें कि किसी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी कोष में उपस्थित कोष यानी n में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है 2n स्क्वायर के। जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछे प्रथम कोष में तो यहाँ n का मतलब n का मान कितना हो जाएगा 1, तो हम लिखेंगे 2n स्क्वायर यानी 2 इंटू n की जगह 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 और 2 इंटू 1 अर्थात 2। ये क्या हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। उसी प्रकार अगर कोई पूछ ले सेकेंड में कितना होगा तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे आप बताइए कि तीसरे कोष में कितने होंगे, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये आप बताइएगा कमेंट में, हमें सरल है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये हुआ हमारा मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमें किसके बारे में बताता है, कोषों के बारे में बताता है। और कोष किससे संबंधित है, परमाणु के आकार से संबंधित है। और किसी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो 2n स्क्वायर, जहां n का मतलब है कोषों की संख्या। यहाँ देखिए n का मतलब क्या है, कोषों की संख्या। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारा अगला क्वांटम नंबर है वो है द्विवंशी या कोणीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमें उपकोष के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, उपकोष के बारे में बताता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, पहले सोचिए, पहले परमाणु में आपको क्या पता चलेगा, कोष। तो जब हमें कोष बताएगा तभी हम उपकोष के बारे में बता सकते हैं, हम डायरेक्ट ही उपकोष के बारे में नहीं बता सकते। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि यह क्वांटम संख्या कोष में उपस्थित उपकोष या ऊर्जा के बारे में बताती है। और हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी दिए गए n के मान के लिए, मतलब पहले n का मान हमें पता होगा तभी हम l का मान निकाल सकते हैं। तो दिए गए n के मान के लिए l का मान 0 से n-1, यानी जो n का मान होगा उससे एक कम, कहाँ से, 0 से। अभी इस बात को हम थोड़ा अच्छे से आपको समझाएंगे कि आपको कैसे समझ में आएगा। अभी तो आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, अभी जब हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। तो 0 से n-1 तक होता है। अब ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, इससे कई प्रश्न आपके हल होंगे कि n का मान यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान हमेशा द्विवंशी क्वांटम संख्या के मान से बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ हम निकाल रहे हैं, जैसे हमको पता चल गया कि प्रथम कोष यानी n बराबर 1 में कितने उपकोष होंगे, तो हमने लिखा कि कितना होता है 0 से n-1, मतलब 0 से यहाँ हम n की जगह कितना रखेंगे 1
और एक में से एक घटाएंगे तो कितना होगा 0, अर्थात 0 से 0 का मतलब कितना होगा 0। और अगर L का मान 0 आ गया, अब इस बात को हमें याद रखना है कि अगर L का मान 0 आ गया तो कौन सा उपकोष होगा, S उपकोष होगा। और जो हमारा S उपकोष होता है उसकी जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा n बराबर 2, तो हम क्या लिखेंगे 0 से 2 माइनस 1, यानी यहाँ पर हमारा कितना आएगा 0 से 1। अब देखिए 0 से 1 का मतलब ये हुआ कि 0 भी होगा और 1 भी होगा। और अगर L का मान 0 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे S उपकोष, और अगर L का मान 1 आ रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे P उपकोष। यानी आप देख रहे हैं जब n का मान 2 है तो कितने उपकोष आ रहे हैं, 2 उपकोष आ रहे हैं, एक S आ रहा है और एक P। और हम आपको बता दें जो P की आकृति होती है ये डंबलाकार होती है। कैसी होती है, डंबलाकार। डंबलाकार मतलब डमरू आकार, तो आपने डमरू देखा होगा ना, ये ऐसे होता है डमरू, तो वही है ये डंबलाकार, इसे क्या बोलते हैं हम, डंबलाकार। अब देखिए n बराबर अगर 30 है अर्थात तीसरा कोष है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 से 3 माइनस 1, मतलब 0 से 2। अब देखिए 0 से 2 का मतलब क्या हुआ, जैसे आप जब ठंडियां पड़ती हैं तो जब पेपर में छपता है कि 1 से लेकर 5 तक की छुट्टी, तो आप खुश हो जाते हैं। तो 1 से लेकर 5 तक की छुट्टी का मतलब ये थोड़ी है कि 1 की और 5 की, 1 से लेकर 5 तक। वहां आपका दिमाग देखिए कितना तेज की, 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है और 5 का भी है। तो उसी प्रकार 0 से 2 का मतलब क्या हुआ, 0 का, 1 का और 2 का। आप थोड़ा एक चीज देख रहे हैं यहाँ, जब n का मान 1 था तो कितने उपकोष आपको मिल रहे थे, 1। जब n का मान 2 था तो आपको कितने उपकोष मिल रहे थे, 2, एक 0 और एक 1। 0 अर्थात S उपकोष, 1 अर्थात P उपकोष। और जब n का मान 3 था तो आपको कितने उपकोष मिल रहे हैं, 0, 1, 2 अर्थात S, P और D उपकोष। तो देखिए हमने S का तो आपको बता दिया कि गोलाकार होता है, P का हमने बता दिया डंबलाकार होता है, जो D होता है ये द्विडंबलाकार होता है, मतलब इसमें 2 डंबल होते हैं। अब आप बताइए अगर 4 है तो कितने उपकोष आएंगे, तो यहाँ हम सीधा अब लिख रहे हैं 0 से 4 माइनस 1 यानी कि 3, और हम यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2 और 3, और कितने उपकोष होंगे S, P, D और F। अब हमने पता कर लिया कि कोई अगर हमें कोष दिया गया है तो उस कोष में कितने उपकोष हो सकते हैं। तो देखिए फिर से हम आपको बता दें, हमने आपको बताया था कि परमाणु होते हैं, नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कोष होते हैं, और कोष के अंदर क्या होता है, उपकोष होता है। उपकोष मतलब अभी आ गया SPDF। और उपकोष के अंदर कौन होते हैं, कक्षक होते हैं, और उन कक्षकों में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो सीधा सीधा कभी कभार पेपर में आपसे पूछ लेता है कि बताइए किसी उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। वैसे तो आपने याद किया होगा कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 होते हैं, और F में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। तो उस बात को अगर ऐसे पूछेगा तो आप बता लेंगे, लेकिन ये कथन, ये सूत्र आप थोड़ा याद रखिएगा कि किसी उपकोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2l+1 होती है। जैसे आपसे अगर पूछ लिया हो कि चलिए बताइए P उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या पूछ लिया आपसे कि P उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, P उपकोष। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, P उपकोष। अब चलिए बताइए P के लिए L का मान हमने कितना लिखा था, 1, यानी P उपकोष अगर है तो वहां L का मान कितना होगा, 1। और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हमने फार्मूला क्या बताया, 2 × 2l+1। तो यहाँ हम मान अगर रखेंगे 2
और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी 2 एक कम 2 और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। और यही तो हम जानते थे कि पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए द्विवंशी क्वांटम संख्या में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था कि जितने कोष थे उतने ही उपकोष आ रहे थे। तो यहाँ हमने लिखा है कि किसी कोष में उपस्थित उपकोष की संख्या कितनी होती है, उतनी ही होती है। यहाँ n का अर्थ क्या होता है, कोष। अब देखिए इन बातों को आप बैठा लीजिए कि अगर कहीं n का मान दिया है तो मतलब n मतलब आपको क्या बता रहा है, वो कोष बता रहा है। अगर l का मान दिया है तो आपको क्या बता रहा है, उपकोष। ये देखिए थोड़ा जरूरी है, आपके जेईई मेंस में इससे प्रश्न आए हुए हैं। अभी हम एक प्रश्न आपको कराएंगे कि किसी उपकोष में स्थित इलेक्ट्रॉन का अगर आपसे कोणीय संवेग पूछे तो कोणीय संवेग के लिए आप ये सूत्र याद रखिएगा, √L L+1 h/2π, और इसी h/2π को हम कहते हैं h कट। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर L का मान 0 है तो कौन सा उपकोष होगा, S उपकोष होगा, 1 है तो कौन सा उपकोष होगा, P होगा, और 2 है L का मान तो कौन सा उपकोष होगा, D उपकोष होगा, और 3 है तो कौन सा उपकोष होगा, F होगा, और S है तो उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, P है तो 6। अच्छा आप एक चीज देख रहे हैं, कितना अधिक है, 4, और ये कितना अधिक है, 4, और ये कितना अधिक है, 4। इससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। आप केवल S का याद कर लीजिए, उसमें 4 4 ऐड करते रहिए और आपका आता जाएगा। अब चलिए आपका जेईई मेंस में, जिसको हम पहले इसको जेईई मेंस को हम AIEEE के नाम से जानते थे, तो उसमें एक आया हुआ प्रश्न आपको कराते हैं, तो देखिए और आप भी प्रयास करिए साथ में। देखिए ये 2003 में एक आसान सा प्रश्न पूछा था। यहाँ आपको फार्मूला भी नहीं लगाना था, आप थोड़ा सवाल पढ़िए कि एक कक्षक या कोष में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षकीय कोणीय संवेग √L L+1 h/2 द्वारा दिया जाता है, तो एक S इलेक्ट्रॉन के लिए ये संवेग क्या होगा। अब देखिए उसने जैसे ही S कहा, आपको तुरंत लिखना चाहिए कि S के लिए L का मान क्या होता है। तो हमने अभी आपको बताया था L का मान 0, 1, 2, 3, अगर S 0 है तो S होगा, 1 है तो P, D और F। तो यहाँ हमसे किसके लिए पूछा गया है, S, अर्थात S के लिए L का मान हम क्या लिखेंगे, 0, और हमको तो फार्मूला भी नहीं लगाना है, उसने ये भी हमें दे दिया था कि जो संवेग का फार्मूला है वो क्या है, L+1 h/2π। अब यहाँ जैसे हम L का मान 0 रखेंगे, ये पूरी संख्या ही 0 हो जाएगी, और 0 में किसी संख्या का हम गुणा करेंगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अगर यहाँ S न कहकर हमसे P के लिए पूछता कि भैया बताइए P इलेक्ट्रॉन के लिए संवेग क्या होगा, तो यही चारों ऑप्शन हैं। आप कमेंट बॉक्स में बस ये बताइए कि A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बचे हुए 2 क्वांटम संख्याएं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम आपको अगले लेक्चर में जल्द ही बताएंगे, और उसके बाद हमारे ये चैप्टर तत्वों के आवर्ती गुणधर्म शुरू हो जाएंगे। देखिए हम चाहते तो चैप्टर को शुरू कर देते, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको ऐसा लगे ही ना कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। और आप विश्वास मानिए, हम आपसे कई प्रश्न यहीं पे आपको सॉल्व कराएंगे और आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उससे आपका सवाल हो रहा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए।